हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम इसमें एनसीईआरटी का जब देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 का, तो उसका जो आखिरी चैप्टर है उसको हम देखेंगे इसमें कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो बेसिकली जो हमारा जो डेवलपमेंट हमने शुरू से अभी पहले चैप्टर से हम जो देख रहे हैं कि 19 इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था, हमारा 1947 के पहले इकोनॉमी कैसी थी, इसके बाद हमने 1990 तक देखा, फिर 1991 के बाद रिफॉर्म्स का पीरियड देखा, फिर हमने सेक्टर्स देखे डिफरेंट। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी और डिफरेंट इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंट पार्ट है उसको हमने देखा, अर्थव्यवस्था का इंडिया भारत की कैसी रही है। तो अभी जो लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे आज जो है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट रहा है, इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था रही है, उसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया के पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान और चाइना से। इसमें बेसिकली हम देखेंगे ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था जो है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है उसमें वो सारे इंडिकेटर्स को भी देखेंगे, इंडिया कैसा रहा है और इसके जो पड़ोसी देश हमारे चाइना और पाकिस्तान इनका कैसा रहा है। और स्ट्रेटेजी जो है, जो ये तीन देशों ने, भारत ने और चाइना ने, पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है अपनी, जो उनका जो तो तीनों देशों ने जो रणनीति अपनाई है उसको हम देखेंगे क्या क्या है रणनीति, और उन्होंने कैसे कैसे फेजेस उनका देखेंगे हम। तो इसमें कुछ क्विजेज हैं, आप कर सकते हैं इसको, और बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और सब्सक्राइब करना भूले चैनल को। तो पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो ये जरूरी क्यों है हम दूसरे देश का देखते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डिफरेंट देश का, आज जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हम देखते हैं, हम काफी कुछ डिपेंडेंट, हर कंट्री एक तरह से काफी कुछ जो निर्भर करती है दूसरे देश की पॉलिसी पे, या जो वर्ल्ड पॉलिसीज है, उनका जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो नीति है, उस पे बहुत ही जो एक देश की आर्थिक व्यवस्था और बाकी जो व्यवस्था है वो डिपेंड करती है। इसीलिए हमें जरूरी है कि भाई दूसरे देश को भी हम देखें, और उस तरह से हम क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या है, उस तरह की हम नीति अपनाएं। तो इसीलिए इसका दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी पे। भारत भी इससे छूता नहीं है, और जो 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद हम और भी जो है उस पर काफी निर्भर है बाहर के देशों पे। इसी कारण बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स भी बनाई जाती है, जो कहते हैं हम इसको ग्रुपिंग्स जो होती है इकोनॉमिक, ये बेसिकली जो है ना आर्थिक समझौते भी जो काफी सारे होते हैं। तो उसी तरह से जो भारत में भी काफी पार्टिसिपेट, सार्क है जिसमें भारत एक इसका एक ना हिस्सा है, बाकी ये सारे अलग अलग हैं। G20 है जिसमें भारत का एक हिस्सा है, ब्रिक्स जो इसमें भारत एक हिस्सा है। तो ये सारे अलग अलग, बाकी G8 में इंडिया नहीं है, दूसरे देश हैं, एशियान जो है ये भी इंडिया इसमें नहीं है। ये सारे जो है, इसीलिए जो देश हैं एक दूसरे अपने जो समकालीन जो देश है, उस तरह के जो देश है उनके, उससे साथ वो एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो स्ट्रांगली जो है इकोनॉमिकली वो फायदा हो उनको। डेवलपमेंट प्रोसेस परस्यूड बाय द नेबर नेशन, it allows them to better comprehend their own strength and weaknesses vis-a-vis their neighbors। इससे क्या होता है, जब हम जब भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को कि भाई पड़ोसी देशों का कैसा रहा है, क्या उनकी रणनीति रही है, तो उससे क्या फायदा होता है कि हम भाई अपना जो कमजोरी और अपनी जो शक्ति है उसको हम देख सकते हैं, भाई कहाँ हम ठीक हैं, कहाँ हमें और मजबूत होने की जरूरत है, और उसको हम चेंज कर सकते हैं, नई रणनीति में चेंज कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है। तो जो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन जैसे हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्री से ही कंपटीशन है, बल्कि हमारे जैसे जो और जो विकासशील देश है उनके साथ भी हमारा प्रतिस्पर्धा जो होती है, कंपटीशन जो है रहता है इकोनॉमिकली भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, सारे देश जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो उसके लिए सारे देश ही कम्पीट करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से ही आपको देखना है अपने आप को, बट डेवलपिंग कंट्रीज से चाइना, पाकिस्तान जो है, ये हमारी बांग्लादेश हो गया, नेपाल, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इनका भी प्रभाव हमें देखना है। तो ये सारे, और साथ ही साथ जो रीजन है, एक रीजन में हम रह रहे हैं, जैसे हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है, इससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है उस इन्वायरमेंट का। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली हमने कहा पाकिस्तान और चाइना को हम कंपेयर करेंगे, बाकी देशों को नहीं करेंगे। और भी हमारे नेबर है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, आपका श्रीलंका है, इनको हम कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पर। तो पॉलिटिकल पावर इसमें हम देखेंगे कि इंडिया जो है बेसिकली पॉलिटिकल पावर रहा है शुरू से ना, जो पॉलिटिकल
हमारा रही है पॉलिटिक्स, वो बेसिक डेमोक्रेटिक रहा है हमारा, सेकुलर और लिबरल हमारी देश की नीति रही है और पॉलिटी रही है। और पाकिस्तान को हम जहाँ देखें तो वहाँ पे बेसिकली मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है। वहाँ पर बहुत बार मिलिट्री वहाँ पे कब्जा करके वहाँ शासन किया मिलिट्री ने, बहुत बार जो गवर्नमेंट है वो उनके पीछे भी मिलिट्री पावर रहा है। और चाइना को अगर हम देखें तो वहाँ कमांड इकोनॉमी तरह की रही है, जिसमें कि सिंगल पार्टी जनरली सिंगल पार्टी सिस्टम है वहाँ पर, कम्युनलिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है। तो ये जो पॉलिटी अगर हम देखें वहाँ की जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैसे हैं, तो उस तरह से हम देखें तो ये यहाँ पे भिन्नता है दो तीनों में। अब हम मतलब डेवलपमेंटल पाथ कैसा कैसा उन्होंने लिया, तो सिमिलरिटीज अगर हम देखें दोनों सब में क्या समानताएं हैं, तो जनरली हम सब ने एक साथ ही स्टार्ट किया डेवलपमेंट का। इंडिया पाकिस्तान दोनों ही आजाद 1947 में हुआ था, और चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना जिसे कहते हैं हम, वो 1949 में हमारे 2 साल बाद वो स्टेब्लिश हुआ। तो तकरीबन जो जर्नी हमने एक साथ ही शुरू की सभी ने। इंडिया ने भी अपना 1950-51 में 5 ईयर प्लान जो हमने सोशलिस्ट पैटर्न जो स्टार्ट किया, तो उसके हिसाब से हमने पंचवर्षीय योजना शुरू की। पाकिस्तान ने भी जो अपना 5 ईयर प्लान, जिससे उन्होंने कहा मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, वो भी 1996 में स्टार्ट 56 में स्टार्ट किया हमारे साथ ही। और चाइना ने भी अपना प्लान तकरीबन 1993 में, तक सारे देशों ने, हम तीनों ने एक साथ ही तकरीबन प्लान अपना प्लानिंग जो है स्टार्ट की। तो इंडिया पाकिस्तान का स्ट्रेटेजी भी जो रणनीति शुरू में थी वो तकरीबन एक ही तरह की थी कि भाई बड़े पब्लिक सेक्टर को हमें ग्रो करवाना है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो है गवर्नमेंट को ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोशल डेवलपमेंट इसको इंक्रीज करना है। मतलब सोशल सेक्टर में, वेलफेयर में हमें ज्यादा खर्च करना है सरकार को, ताकि वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। 1980 तक जनरली जो है तीनों देशों का अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट यानी कि कह सकते हैं आप जीडीपी, तो तकरीबन बराबर ही रहा है हमारा चाइना का और पाकिस्तान का। चाइना को हम पहले देखते हैं, इसके बाद कि चाइना में जो बेसिकली जो है वन पार्टी रूल रहा है, जैसे अभी भी हम देखते हैं वन पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। तो सारे जो मेजर सेक्टर्स है इकोनॉमी के, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सर्विस हो, कैसी भी हो, तो वो सारी चीजें जो सरकार एक सरकार के अंतर्गत आती है। इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एक स्टार्ट किया था चाइना ने 1948 में, 58 में, जिसका जो पर्पस था, जिसका जो मेन फोकस था कि इंडस्ट्रियलाइज करना, हमको जो बड़ी कंट्री में, देश में छोटे मोटे उद्योग लगाने हैं, औद्योगिकरण करना है। मतलब कि वहां पे उस समय जो ज्यादातर, जैसे हमारा देश था उसी तरह वहां पर भी खेती प्रधान था, ज्यादातर लोग खेती करते थे। तो यहाँ पे 1958 में उन्होंने तय किया कि भाई हम उसको उद्योग लगाएंगे, काफी उद्योग लगाएंगे, लोगों को उसके लिए हम मोटिवेट करेंगे, उसके लिए हम उनको इंसेंटिव देंगे। तो इसमें लोगों को कहा गया कि भाई आप अपने छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, आप इंडस्ट्रीज लगाइए ज्यादा से ज्यादा। फिर कम्युनल सिस्टम स्टार्ट किया गया। कम्युनल सिस्टम बेसिकली क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग कर सकते हैं आपकी जो जमीन थी, जो मिट्टी थी, जो जमीन थी, जो खेती की, उसको एक साथ जोड़ा गया और उनके साथ में उनको उसकी खेती करेंगे लोग। मतलब कि अगर छोटे छोटे फार्म्स है तो इसको एक साथ में बड़े फार्म्स में तब्दील किया गया। इससे क्या फायदा हुआ कि भाई बड़ा जमीन अगर खेती होगी, एक बड़े खेत होंगे, इसमें क्या आप बड़े बड़े मशीन को यूज कर सकते हैं, खेती जो है काफी है ना स्मूथ होगी, काफी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो ज्यादा होगा। तो ऐसा बड़े बड़े खेत, कलेक्टिव फार्मिंग कम्युनिटी सिस्टम के अंदर में लाया गया यहाँ पर चाइना में। इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी रहा कि ना बेसिकली बहुत एक भूखमरी वहां पे हुई, सूखा आया, जिसके कारण भी काफी प्रॉब्लम हुआ वहां पर। उसके 1965 में जो है वहां के जो लीडर थे माओ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन। ये आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इसमें स्टार्ट किया, इसमें कहा गया कि भाई है ना उनको लोगों को कहा गया कि भाई आप है ना और सीखें, गांव से सीखें, उस चीजों को आप है ना शहरों में तब्दील करें, नई नई चीजें लाए, इनोवेशन लेके आए। तो चाइना में जो रिफॉर्म्स जो बेसिकली इसी तरह फेजेस में आया। 1978 में मेजर जो रिफॉर्म्स आया, यहाँ 78 में आया, फेजेस में इन्होंने इंस्टीट्यूट किया। पहले जब शुरू में इन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अपना ये रिफॉर्म स्टार्ट किया और उसमें सुधार किया। एग्रीकल्चर में जैसे हमने कहा कम्युनल लैंड जो था उसको छोटे भागों में बांटा गया और उसको लोगों को एलोकेट किया गया कि आप अपनी इसमें खेती कीजिए, लेकिन ओनरशिप नहीं थी।
कि ओनरशिप जो है, उसका अधिकार है, जो मालिकाना हक है, वो अभी भी सरकार के पास था, लेकिन लोगों को दिया गया था कि आप इस पे खेती करें, जो आप उपजाएंगे टैक्स काट के वो आपका होगा। तो एक लोगों को फायदा दिया गया, इंसेंटिव दिया गया, भाई आप इस पे करें, तो जितना आप अच्छा उस पे ग्रो करेंगे तो उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, और सरकार को भी फायदा होगा, उसको टैक्स मिलेगा, वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा ग्रो करेगा, तो फूड सिक्योरिटी जो है लोगों के लिए अनाज जो है, उतना अनाज लोगों को मिलेगा, सरकार को मिलेगा। दूसरे बाद में इसमें जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे है ना, सरकार ने ज्यादा काम किया बाद में रिफॉर्म्स में, कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको कैसे ग्रो किया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो हैं, इन जनरल, एंड टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेज, ये सबको भी, दोज इंटरप्राइजेज विच वर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स इन पर्टिकुलर, इनको है ना अलाउ किया गया कि भाई आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सामान आप लगा सकते हैं, सामान कर सकते हैं। और इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक जो है ना सरकारी संस्थाएं थी, जैसे इंडिया के केस में अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोले, जो हमारे केस में आज भी है हमारे देश में, तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर्स को जो सरकार ने अनुमति दी कि भाई आप है ना, आप सामान बना सकते हैं, अलग तरह के सामान खोला गया, प्राइवेटाइजेशन आप कर सकते हैं, या लिबरलाइजेशन जो कर सकते हैं, आप उसको खोला गया। इससे क्या हुआ कि जो सरकारी कंपनी थी, जो वहां पे कहते हैं स्टेट रोड एंटरप्राइजेस, तो उनको जो है कंपटीशन की भावना आई, उसमें प्रतिस्पर्धा आई कि भाई हमें प्राइवेट सेक्टर से आगे निकलना है, हम उनके लिए कंपटीशन आया, तो इससे उसमें इफिशियंसी बढ़ी, उनकी जो है ना प्रोडक्टिविटी थी सरकारी संस्थाओं की, वो भी अच्छी हुई। तो ये जो है फायदा हुआ वहां पर। तो आज हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर हमारे देश में जो बोलते हैं कि नहीं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बहुत है वहां पर, न प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, मैन पावर, ट्रेड यूनियन जो स्ट्राइक, ये सब ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजों को नेगेटिव करने के लिए, पब्लिक सेक्टर से हटाने के लिए सरकार ने चाइना में ये कदम उठाया। डुअल प्राइसिंग यहाँ पे शुरू किया। डुअल प्राइसिंग में क्या था कि भाई कुछ सामान जो है, कुछ नंबर सामान जो है, ये जो है आपको जो सरकार ने दाम फिक्स किए हैं उसके बेसिस पे आपको खरीदना बेचना पड़ेगा, कुछ सामान, कुछ परसेंटेज, बाकी सामान जो है आप मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं। इससे क्या सरकार को भी फायदा हुआ, इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, कि सरकार को कुछ सामान जो है, जो गरीब तबके को सोशल सेक्टर में करना है, वो सामान जो है सरकार को एक सही दाम पे मिला, और बाकी सामान जो लोग वेल्दी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको उस सामान जो है मार्केट प्राइस पे दिया गया। और जो इंडस्ट्री को भी इससे फायदा हुआ कि भाई सारे सामान उनको कम दामों में नहीं बेचने पड़े, कुछ सामान को वो मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आगे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्होंने बनाया, जो इंडिया में भी है, सेज हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि ये एक फैसिलिटेट करता है एक तरह से, ये जो उद्योग लगाने के लिए जो बाहर के देशों को, कंपनियों को जो है उनको काफी फेवर करता है कि भाई आपको टैक्स हम नहीं लेंगे। ये जो एक तरह से एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जोन है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, आप सामान एक्सपोर्ट कीजिए तो आपको उसमें रियायत मिलेगी, कस्टम ड्यूटी सब में, आपको जो लाइसेंस है वो जल्दी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, लेबर लॉ जो है वो आप पे नहीं लगेगा, जो कानून है जिसके बचते हैं जो बहुत सारी कंपनी है, वो आप पे नहीं लागू होगी। तो ये सारा फायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको देंगे अच्छा खासा, बिजली, पानी, जो रोड, सड़क जो चाहिए आपको बना के आपको देंगे, इंडस्ट्री हम आपको। तो ये सारी चीजें जो है सेज का फायदा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। चाइना हमने देखा, पाकिस्तान में क्या था, बेसिकली जो हमारी तरह ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल उन्होंने अपनाया, जो हमने अपनाया उसी तरह से था। इसमें क्या था, रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन्होंने अपनाया पहले फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे भारत ने शुरू में अपनाया था कि भाई हम इंपोर्ट कम से कम करेंगे, इंपोर्ट को हम कम करेंगे, और जो चीज हम यहाँ बना सकते हैं उसको हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा इंपोर्ट जो है वो कम होगा। तो इसी तरह की पॉलिसी जो है पाकिस्तान ने भी अपनाई कि with direct import control competing imports, introduction of green revolution, उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया जैसा हमने किया। इसमें लीड टू मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेलेक्ट एरियाज। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे बढ़ा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी वहां पे बढ़ा, जैसे भारत के केस में हम देख सकते हैं। 1970 में हम देखें तो नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया पाकिस्तान ने अपने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है। इसमें क्या होता है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है मशीनरी बनाती है, बाकी इंडस्ट्रीज इसको यूज कर इंडस्ट्रीज के लिए। तो एक
काफी फाउंडेशन इंडस्ट्री है जो कि हर उद्योग के लिए जरूरी होती है, तो इसको नेशनलाइज किया। और बाद में फिर उन्होंने कुछ डिसनेशनलाइजेशन जो है स्टार्ट किया। डीएसए मतलब प्राइवेट सेक्टर को और वहां पे लाया गया, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया गया कि भाई आप यहाँ पे उद्योग करें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी। उसके बाद उन्होंने उस समय में कोल्ड वॉर के समय ये था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी काफी मिला पाकिस्तान को, खासकर है ना पश्चिमी देशों से। जो कश्मीर का मुद्दा था और कोल्ड वॉर था, उस समय जो पाकिस्तान जो था ज्यादातर यूएसए और है ना पश्चिमी देशों से करीब था, तो उस समय पश्चिमी देशों ने काफी सपोर्ट किया। और इंडिया जो रसिया के साथ काफी सपोर्ट था, अच्छे संबंध थे उस समय। तो यहाँ से पाकिस्तान को बाहर से पैसे मिले, और साथ ही साथ रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज क्या होता है कि जो वहाँ के नागरिक होते हैं, देश के नागरिक, वो बाहर जाके काम करते हैं, तो वहां से कुछ पैसा जो है भेजते हैं अपने घर के लिए, अपने घरों में, देश में, तो वो उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। इंडिया में भी एक काफी एक बड़ा अमाउंट होता है रेमिटेंस को, कि हमारे काफी लोग जो है भारतीय लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो वैसा ही पाकिस्तान में भी उससे काफी आमदनी हुई, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं आप, वो काफी उससे मिला। और उसके बाद है ना 1988 में जो है पाकिस्तान में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हमारे देश में 1981 रिफॉर्म जो कहते हैं, वो पाकिस्तान में 1988 में आया, हमसे थोड़ा पहले। तो ये स्ट्रेटेजी थी। अब हम आते हैं एक एक इंडिकेटर कुछ कुछ हम देखेंगे, जो कि क्या है इकोनॉमिक आर्थिक में, क्या क्या इंडिकेटर्स है, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स अगर हम देखें पहले, तो चाइना जो है हम जानते हैं सबसे लार्जेस्ट है। तीनों देश को हम देखें अगर, तो सबसे बड़ा है तीनों में, और एरिया सबसे बड़ी है इसकी चाइना की, हमारे तीनों में बीच में। और इसलिए यहाँ पे डेंसिटी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि एक 100 स्क्वायर किलोमीटर में पर स्क्वायर किलोमीटर जो है कितने लोग रहते हैं, तो इसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे काफी कम है चाइना में, तीनों में। इंडिया में काफी ज्यादा है, और स्पेशली इंडिया में भी आप देखें कुछ एरिया में ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो चाइना में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था काफी शुरू में काफी ज्यादा था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। वन चाइल्ड की कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया उसमें बच्चे के लिए, और है ना एक चाइल्ड का नॉर्म बनाया 1970 में, लास्ट 1970 में, जिसके कारण काफी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ थमा वहां पर। जो जनसंख्या आबादी जो ग्रोथ था वहां की, वो काफी एक स्टेबल पॉपुलेशन हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है एक सेक्स रेशियो में डिक्लाइन शुरू हुआ। सेक्स रेशियो जो कहते हैं कि कितने जो फीमेल है पर 100, सॉरी पर 1000 मेल कितना कितने फीमेल होती है, तो वो उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो इंडिया के केस में आप देखें, पाकिस्तान में देखें, चाइना में भी, सब जगह यहाँ पे ये सेक्स रेशियो जो है कम है। मतलब कि 1000 के बेसिस पर मेल जो 1000 पे, फीमेल जो अप्रोक्स 900 और से 1000 के बीच में रहती है। तो ये हर देश में, यहाँ तीनों देशों में ये है स्थिति देखी गई है, ऑल थ्री कंट्रीज में। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो प्रेफरेंस, सन चाइल्ड प्रेफरेंस जो है तीनों देशों में, जो कल्चर है हमारा, वो चाइल्ड सन, बच्चे को, फीमेल चाइल्ड को, सन को ज्यादा प्रेफर करता है। तो ये तीनों का उसमें कल्चर है। यहाँ पे भी चाइना में इससे अलग नहीं था। लेकिन इस चाइल्ड नॉर्म से, ये वन चाइल्ड नॉर्म से क्या हुआ कि बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ तो अरेस्ट हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ तो कम हो गया, और साथ ही साथ जो, लेकिन अभी एल्डरली पॉपुलेशन का जो रेशियो है वहां पे काफी ज्यादा हो गया। क्योंकि बहुत सारे देशों में देखेंगे, जापान में भी, तो जो बुजुर्ग के सब लोगों की संख्या है वो ज्यादा है। तो किसी भी देश को ग्रो करने के लिए जो जवान, ये वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए ज्यादा। तो ये चीजें देखते हुए चाइना ने जो अभी अलाउ कर दिया है कि भाई 2 बच्चे भी आप रख सकते हैं। जो वन चाइल्ड पॉलिसी था उसको थोड़ा रिलैक्स किया है, इसको देखते हुए। अर्बनाइजेशन भी हम देखें अगर, तो काफी ज्यादा है चाइना में। यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट हम देख सकते हैं इसको काफी अच्छे से। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है ये वर्ल्ड बैंक लाती है, इसके बेसिस पर ये बनाया गया है, 2017 का डेटा है ये। तो अगर हम पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया में भी काफी ग्रोथ है पॉपुलेशन का। और ये कहा जाता है कि कुछ सालों में इंडिया जो है चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन के रेशियो में। एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो चाइना में, सॉरी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है 2.1। डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा भारत में है हमारे, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है कितने लोग रहते हैं, तो ये डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि एरिया हमारा कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। सेक्स रेशियो जैसे मैंने बताया, पर 1000 मेल कितनी फीमेल है, तो इंडिया में सबसे कम है। इसके लिए काफी
कदम भी उठाया है सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना, और भी काफी योजनाएं जो बनाई है। फर्टिलिटी रेट होता है कि कितने है ना एक कपल को कितना है ना बच्चे ऑन एवरेज होंगे उसके है ना, तो उसका जो फर्टिलिटी रेट करते हैं उसे हम, तो इंडिया के केस में अभी भी ज्यादा है। हम जो सरकार का एम है कि वो 2.1 इसको लाया जाए, तो कुछ राज्यों में ये ज्यादा 2.3 एवरेज है, तो कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है, कुछ राज्यों में ऑलरेडी जो 2 से भी कम है। तो पाकिस्तान में अभी भी काफी ज्यादा है। यहाँ देखें आप अर्बनाइजेशन, हम देखें कितने लोग, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, तो इंडिया में अभी भी कम है काफी, 33% है, और चाइना में सबसे ज्यादा है। ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है ये कि भाई अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर। तो ये जो है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का हमने कंपैरिजन देखा। अब हम देखते हैं जीडीपी का। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, इकोनॉमिकली कैसा सब देशों ने अपना ग्रो किया है। तो चाइना जो है सबसे सेकंड लार्जेस्ट है अभी जीडीपी में, बहुत बार फर्स्ट भी आया है, मतलब काफी अच्छी इकोनॉमी है। इंडिया की भी है ना जो इकोनॉमी है काफी ग्रो की है हाल के दिनों में, अगर आप देखें तो अभी जो है, लेकिन हमारी जीडीपी जो है, जो फिगर बताया जा रहा है इसमें, इसके हिसाब से अभी 40% है चाइना के जीडीपी से। तो अभी हम 40%, आधे से कम हमारा जो इकोनॉमी है चाइना की इकोनॉमी से आधे से भी कम में है। और ये पाकिस्तान का देखें तो पहले ठीक था, हम 6.3 ज्यादा ही था हमारे देश से, लेकिन बाद में जो अभी के हालात देखे 15-17 का, तो काफी कम हो गया 5.3, और ये धीरे धीरे जो है उतना स्टेबल भी नहीं रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमने लिया है जो आपका डिफरेंट इंडिकेटर से, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2018 से लिया गया है। तो देखें तो हम इकोनॉमिक जीडीपी को देखें अगर हम, तो इंडिया ने भी अच्छी ग्रोथ किया है, और पाकिस्तान चाइना ने भी अच्छा ग्रोथ किया है। और हम ये इंडिया चाइना जो है, कहा जाता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में ये दोनों का नाम आता है, इंडिया और चाइना का। तो ये अच्छा स्ट्रेटेजी रहा है। तो जो पाकिस्तान में जो हमने देखा कि ग्रोथ रेट काफी कम हो गया है, 6.3 5.3 हो गया है, उसका जो कारण बताते हैं लोग कि जो स्कॉलर्स इकोनॉमिस्ट की, भाई वहां पे जो रिफॉर्म प्रोसेस जो वहां पे आया था 1988 1988 में हमने देखा, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो हम अभी भी देखते हैं कि बहुत बार मिलिट्री जो वहां पे ओवरटेक कर लेती है, मिलिट्री वहां पे ना सरकार चला रही है, या फिर जो सरकारें हैं वो बहुत जल्दी बदल जाती है। तो ये सारा जो है कारण बताया गया बहुत ज्यादा यहाँ पर, ये इकोनॉमिकली जो है पीछे रह गया है जो पाकिस्तान, उसका एक बहुत बड़ा कारण एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो रिफॉर्म प्रोसेस था उसको बताया गया कि वो सही नहीं था। तो ये कारण है, मतलब स्ट्रेटेजी जो हम अगर देखें सब देशों की, तो इसमें ये था। और एरिया अगर हम देखें तो चाइना सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो चाइना में जो है सिर्फ 10% एरिया जो है इसका कल्टीवेबल है, मतलब कि खेती योग्य है। और ये जो अभी तकरीबन 40% इंडिया का जो जो खेती योग्य जमीन है उसका 40% ही है, मतलब आधे से भी कम जो एरिया है भारत में, जितना एरिया में खेती होती है उससे भी आधे से भी कम एरिया में चाइना में खेती हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो चाइना में काफी जो प्रोडक्शन अच्छा रहा है, वहां पे जीडीपी भी अच्छी रही है, और जो है ना ये फूड सिक्योरिटी वहां पर है। इन 2015-17 देखे 18% ऑफ इट्स वर्कफोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 9%। तो चाइना में हम देखें सेक्टर वाइज तो एग्रीकल्चर जो है 9% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। भारत में आज भी जो है 4% से ज्यादा नहीं है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका। और अगर हम तीनों इकोनॉमी को एक साथ देखें अगर, तो इंडस्ट्री और सर्विसेज जो है कम वहां पे ज्यादा कम जनसंख्या उसमें इन्वॉल्व है तीनों देशों में, चाहे इंडिया हो चाइना पाकिस्तान हो, और लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है उसके अनुपात में। तो ये टेबल में हम देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है, और ये कितने लोग उसमें उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो चाइना में आप देखें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 9% है, इंडिया में जो आपका 17% है। लेकिन पॉपुलेशन देखें तो आप पॉपुलेशन यहाँ हम देखें आप तो 42.7, तकरीबन आधी आबादी जो है हमारी खेती में है, लेकिन उतना जो है ये आप देखें डिटेल तो इतना लोग उतना जो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं है। चाइना के केस में अगर आप देखें तो काफी कम 18% लोग ही जो है एग्रीकल्चर में है, लेकिन जो जीडीपी का है आपका वो 9% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। पाकिस्तान में भी भारत के समांतर ही है, लेकिन फिर भी वहाँ जीडीपी एग्रीकल्चर का ज्यादा है। और सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर में ही है तीनों में, हम आप देखें भारत चाइना या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तो जीडीपी
में जो पैसा आ रहा है जीडीपी में, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का ही है। भारत के केस में और पाकिस्तान में देखिए 44%, चाइना में भी 48%, मतलब तकरीबन आधी से ज्यादा जो है, आधा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर करता है। लेकिन पॉपुलेशन हम देखें तो कम है। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे चाइना में ठीक है 56% पॉपुलेशन भी है, और पाकिस्तान में भी 44%, आधी आबादी सर्विस सेक्टर में है। तो इंडिया में जो ग्रोथ रेट कहा जाता है कि वो ज्यादा जल्दी चेंज हुआ, उसमें इंडस्ट्री को छोड़ के हम डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में चले गए। तो नॉर्मल कोर्स जो होता है डेवलपमेंट का, किसी भी देश में, किसी देश का जो प्रगति होती है उसमें नॉर्मली जो इकोनॉमिक में अगर हम देखें तो पहले एग्रीकल्चर से लोग जो है इंडस्ट्री की तरफ, उद्योग की तरफ मूव करते हैं। मतलब जो लोग खेती कर रहे थे तो धीरे धीरे जो है वो उद्योग की तरफ जाते हैं, फिर उद्योग से धीरे धीरे वो सर्विस सेक्टर में जाते हैं। तो ये ज्यादातर देखा जाता है जो नॉर्मल होना चाहिए, जो नॉर्मल होता है बाकी देशों में थ्योरी के हिसाब से। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें भारत के देश में, तो ये ऐसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान में भी तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ज्यादातर एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जो सर्विस सेक्टर पे हमारा वर्कफोर्स मूव किया है, जीडीपी मूव किया है। चाइना के केस में ऐसा ही रहा है। इसी तरह से पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस सेक्टर रहा है। तो ये हमने देखा अभी शिफ्ट जो है भारत के केस में अगर हम देखें तो डायरेक्टली जो है सर्विस सेक्टर को हम शिफ्ट कर गए हैं। दो इन बोथ इंडियन पाकिस्तान सर्विस सेक्टर इमर्जिंग एज ए मेजर प्लेयर। तो हमने जो ऊपर टेबल में देखा वैसा ही है। पाकिस्तान में जो है वाज फास्टर इन शिफ्टिंग वर्कफोर्स टू सर्विस सेक्टर देन इंडिया एंड चाइना। तो पाकिस्तान में ये ज्यादा जल्दी हुआ है कंपेयर करें हम भारत और चाइना से। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ रेट। तो ये काफी अच्छी बात है। चाइना में जो है डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है हमेशा इंडस्ट्रीज से, उद्योगों से। और इंडिया पाकिस्तान का देखें तो उसमें ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं। तो ये 1980-90 का दशक का है और ये 11-15 का है अभी के समय में। तो इंडस्ट्रीज को देखें आप तो देखिए डबल डिजिट है 10%, और इस समय भी जो है तकरीबन डबल डिजिट है। लेकिन अब भारत को देखें तो कम डिक्रीज हो गया। यहाँ से आप देखें आप निगेटिवली हुआ है, और पाकिस्तान में भी देखें आप तो निगेटिव ग्रोथ हुआ है, यहाँ पर निगेटिवली हुआ है। सर्विस सेक्टर जो है हम देखें अगर तो भारत के केस में सर्विस सेक्टर ग्रोथ पॉजिटिव रहा है आपका, यहाँ पर बढ़ा है जीडीपी ग्रोथ जो है इसका। और चाइना के केस में भी सर्विस सेक्टर कम हुआ है लेकिन इंडस्ट्रीज अप्रॉक्स सेम है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि चाइना ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो ज्यादातर जो है चाइना केस में अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रोथ रेट कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर सिर्फ 4% है। भारत के केस में हम देखें तो ज्यादातर सर्विस सेक्टर है आपका सबसे मेजर जो प्लेयर है। और पाकिस्तान में देखें तो अप्रोक्स तीनों ही उतने अच्छे नहीं है, बराबर ही कंट्रीब्यूशन है। सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पाकिस्तान ने सोन डिसलेक्शन इन ऑन 3 सेक्टर। तो तीनों में हम देखें आप 4 से 2.7% हो गया एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री अगर हम देखें तो 7.7% था 1980-90 में, जो कि घट के हो गया 3.4। और सर्विस सेक्टर देखें तो वो भी घट गया है 6.8% जो था वो जो है 4.4% हो गया। तो तीनों सेक्टर में ही जो कमियां दिखी हैं, ग्रोथ रेट दिखे हैं, इसीलिए ओवरऑल जो आप देखें पाकिस्तान का जीडीपी वो घटा है। तो अगला हम टॉपिक पे मूव करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट हम कंपेयर करेंगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स जो होता है वो कैसा रहा है तीनों देशों में। तो ये कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर बताए गए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से लिया गया है इस चीज को। तो पहला आपका इंडेक्स जो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है एचडीआई जिसे हम कहते हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी लेके आता है इसको, हर साल आती है। तो ये जो इसमें देखा गया तो ज्यादातर आप देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चाइना का सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वहीं पाकिस्तान और इंडिया का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो आप एचडीआई में देखिए इसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा जो है चाइना है, उसके बाद इंडिया, फिर पाकिस्तान आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ जो होता है कि कितने साल आप जिएंगे, अगर आप आज जन्म लेते हैं तो उस देश के हिसाब से, उस देश की इकोनॉमी के हिसाब से, डिजीज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से आप कितने साल जियोगे। तो चाइना में सबसे अच्छा है 76 साल तक जी सकते हैं आप, जो अनुमान है। इससे ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो इंडिया में उससे कम है और पाकिस्तान में भी उससे भी कम है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना अपने स्कूलिंग जो है परसेंटेज
तो पाकिस्तान में से सबसे ज्यादा है इसमें। जीडीपी से हम पहले देखा है, सबसे ज्यादा चाइना का है, बाद में इंडिया का, पाकिस्तान का, उसके बाद में। पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी में है लोग, पुअर पीपल है। इसका जो लाइन लिया गया है वो इंटरनेशनल लाइन है ये, $3.2 पर डे। तो $3.2 पर डे से कितने लोग कम कमाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा भारत में वैसे लोग हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया आपका, कि जो कितने लोग एक साल से कम, कितने बच्चे यानी एक साल से पहले जन्म के मर जाते हैं, तो उसमें आप देखें सबसे ज्यादा पाकिस्तान है। चाइना का सबसे कितना इंडेक्स अच्छा है, सबसे ज्यादा। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है आप, कितनी महिलाएं जो कितना माताएं जो है जन्म, बच्चे को जन्म देने समय वो जो डेथ हो जाता है, उसको आप देखें सबसे ज्यादा जो है चाइना, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है, चाइना में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। तो इसी तरह से है पॉपुलेशन, ये जो इम्प्रूव सैनिटेशन, साफ सफाई जो है, सैनिटेशन कितने लोगों को अच्छे परसेंट, कितने जनसंख्या जो है को प्रॉपर सैनिटेशन मिल रहा है, तो उसमें भी चाइना सबसे आगे है। और पॉपुलेशन में सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्स, मतलब कि साफ पानी, पीने का पानी कितने लोगों को मिल रहा है, उसमें भी आप देखिए इसमें तकरीबन सभी बराबर में है। और कितने बच्चे जो है अंडर नॉरिश्ड है, मतलब कितने बच्चे को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला है, खाने पीने के अच्छी सामान नहीं मिला है, तो उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान है। चाइना इसमें भी परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो आप देखें ओवरऑल तो हम चाइना सबसे अच्छा, चाहे वो इकोनॉमिक में हम देखा, आर्थिक आर्थिक व्यवस्था देखी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट देखा, सभी में चाइना ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो चाइना मूवी मेन इंडिकेटर जो हमने देखा, तो ये सारी चीजें, इंडिया है द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पुअर अमंग द 3 कंट्रीज, पॉवर्टी हम सबसे देखे सबसे ज्यादा भारत में है। तो इसके अलावा जो कुछ हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं, जैसे एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कितने लोगों, कितना जो डेमोक्रेसी कैसी है वहां पर, उस देश में कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, डिसीजन मेकिंग में, तो वो हम नहीं देख, उसमें हम देखेंगे तो भारत में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चाइना जो वन पार्टी रूल है, एक तरह से स्ट्रिक्ट रूल है, वहां पे उतना नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान में देखिए आप मिलिट्री रूल है, तो वहां पे भी आपको वो सब चीज नहीं दिखेगा कि लोग जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर वोटिंग का राइट हो, या तो फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं आसानी से, आप एमपी एमएलए बन सकते हैं। लोकल लेवल पे आपका पार्टिसिपेशन है। भारत में जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत जगह नहीं है, तो ये सारी चीजें में भारत है अच्छा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम देखें तो भारत में ये अच्छा है, जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये चीज हम मेजर नहीं करते हैं जनरली, लेकिन ये चीजों में, कुछ चीजों में भारत भी आगे है इस चीजों में। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हम देखेंगे भाई क्या क्या उनका रणनीति क्या रही है तीनों देशों की, जो हमने देखा अभी। तो हम पहले रिफॉर्म्स का को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। रिफॉर्म जो है चाइना में 1978 में लाया गया था, पाकिस्तान में 1988 में, 10 साल बाद, और इंडिया में 1991 में, जो हमने पढ़ा पहले भी। तो इसके बाद कैसा रहा है इसको हम देखते हैं। चाइना डिड नॉट हैव, चाइना किसी केस में अगर हम देखें तो कंपल्सन नहीं था, जो भारत में हमने देखा कि भाई भारत बैंकरप्ट, मतलब काफी हमारा जो है ये लोन ज्यादा था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, तो हम आईएमएफ के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए कि भाई हमें लोन दीजिए, तो उन्होंने जो कंडीशन रखा उसके कारण भारत ने रिफॉर्म लेके आया। तो ये माना जाता है जो कि जो हमारे यहाँ रिफॉर्म आने का कारण था वो यही था कि भाई खुद से हमने नहीं किया, तरह से आईएमएफ ने हमें फोर्सिबली कहा, हमें जबरदस्ती कहा कि भाई आपको रिफॉर्म्स करना होगा अपनी इकोनॉमी में, तब हमने वो रिफॉर्म किया। चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने अपने एंड पर ही ये रिफॉर्म्स लेके आई थी। तो ये एक डिफरेंसेज है दोनों के बीच में। तो अपने आप से जब रिफॉर्म लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो है वो सारा कुछ देखा अपने इकोनॉमी को, तो वो अच्छा एक रिफॉर्म होगा। और अगर आप किसी कंपल्सन में लेके आ रहे हैं तो हो सकता है वो रिफॉर्म जो है आपके देश के सुटेबल नहीं हो। तो ये कारण था कि चाइना में ग्रोथ रेट अच्छा रहा है। वहां पे पहले से हेल्थ सर्विसेज अच्छी थी, कम्युनिटी सिस्टम जो हमने पढ़ा वो था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि जो कम्युनिटी सिस्टम के कारण जो है फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन सही था। तो यहाँ पे भी और जो क्या इन्होंने अपनाया रणनीति की, जो भी स्टेप लेना था उनको, पहले वो छोटे लेवल पे उन्होंने लिया ताकि वो देख सके भाई रिजल्ट कैसा आ रहा है। एक राज्य में या एक राज्य के एक छोटे एरिया में उन्होंने रिफॉर्म्स लिया, वो कदम उठाया, तो उसके बाद देखा अगर ठीक है भाई रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा आ रहा है इसको बाकी, तो उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरे कंट्री में, पूरे देश में उस चीज को लागू किया। तो ये चाइना का एक अच्छा स्टेप था, स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी, जो कि काफी कारगर साबित हुई।
डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इनेबल टू एक्सेस द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ सक्सेस और फेलियर। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के कारण यहाँ पे इन्होंने उसको एसेस करने में कि भाई कितना हमें कॉस्ट आएगा, क्या सही है कि नहीं, स्टेप सही होगा कि उसमें आसानी हुई। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो रिफॉर्म्स के कारण वहां पर वर्सनिंग और जो है आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई वहां पर। तो डेट ऑफ पॉवर्टी भी अगर हम देखें वहां पे तो काफी है ना, वहां पे बढ़ गई वहां पर। इसका जो रीजन बताया गया कि स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तानी इकोनॉमी। इसका जो रीजन था वो यही था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस पे बेस्ड नहीं था, बट ऑन गुड हार्वेस्ट। मतलब कि हार्वेस्ट अच्छा होगा तो ठीक है, हो जाएगा, फूड वहां पे होगा। और गुड हार्वेस्ट जो है, जब वहां पे हार्वेस्टिंग अच्छी हुई, खेती अच्छी हुई, तो इकोनॉमी सही थी, अदरवाइज इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं था। तो काफी कुछ जो है इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस वहां पे कमी थी वहां पर, कि भाई है ना एक व्यवस्था की कमी थी जो उसको देख सके और उसमें स्टेप ले सके। तो ये पाकिस्तान के कारण कुछ बताया गया इसमें। जो इकोनॉमी हम देखें वहां का अच्छा नहीं था, तो इसके कुछ कुछ रीजंस है। और इंडिया के केस में हमने पढ़ा ही है पहले भी कि क्या हमने स्टेप्स लिया है, तो उसको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे आ गए थे कंक्लूजन पे, लास्ट पॉइंट पे, कि लास्ट 3 डिकेड जो है हम हैव टेकन दिस कंट्री टू डिफरेंट लेवल। तो पहले तो हमारा सब सही था, एक ही मतलब तीनों बराबर लेवल पे ही थे, बट लास्ट 3 डिकेड में रिफॉर्म इनिशिएट हुआ, उसके कारण आज हम तीनों देश जो है 3 तरह के 3 लेवल पर है। चाइना का सबसे इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पे भी काफी स्ट्रांग है। इंडिया उसके बाद आता है, पाकिस्तान की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो इंडिया भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म मॉडरेटली, हम मॉडरेटली परफॉर्म किए, बट मेजोरिटी पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ये जो हमारा एक पॉइंट है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, कि आज भी जो एग्रीकल्चर पे ज्यादातर लोग डिपेंडेंट है भारत के देश में, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। अगर वो प्रोडक्टिविटी अच्छी होती तो ठीक था, भाई हर लोगों को उतना पैसा मिल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह है ना, कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पेशली आप रूरल एरिया देखें या कुछ राज्य देखें, नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है। तो अभी भी काफी लोग जो है पॉवर्टी लेवल लाइन के नीचे हैं भारत देश में, काफी ज्यादा लोग। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है बहुत बार, इसका कारण जो बताया गया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देखते आ रहे हैं बहुत बार। अभी हाल के समय में आप देख सकते हैं कि सरकार स्टेबल सरकार बनती है 5 साल की, पहले हम देखते थे काफी है ना इंस्टेबिलिटी था। रिफॉर्म्स के बाद अगर हम देखें 10 साल को, ओवर डिपेंडेंस और रेमिटेंसेज जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहा है। और उसके बाद ये मतलब कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, ये जो है आपका पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान के केस में देखें तो क्या क्या रीजन रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस और रेमिटेंसेस, फॉरेन एड जो उस समय था, जो है ना अभी भी जो पाकिस्तान है विदेशी जो धन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये सारे कारण है पाकिस्तानी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का, अंडर परफॉर्मेंस का। चाइना में जो कुछ निगेटिव है वो हमने देखा कि पॉलिटिकल फ्रीडम उतना नहीं है। एक जना सरकार है जो स्ट्रिक्ट सरकार है कि आप कुछ उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, ज्यादातर पॉलिसी में चेंजेस जो है वो सारी कुछ आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादातर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स जो वहाँ पे जैसा फंडामेंटल राइट भारत के केस में है वैसा वहाँ पे नहीं है। By retaining collective ownership of land and allowing individuals to cultivate land, China has ensured security in rural areas। तो ये जो कम्युनल सिस्टम में देखा था कि भाई ओनरशिप जो है उसका अधिकार, जो मालिकाना हक है जमीन का, वो चाइना के सरकार के पास ही रहा। बाकी लोग को लेकिन उन्होंने दिया जमीन की, भाई अब उसमें खेती कीजिए, जो फसल होगी, जो कमाई होगा, उसका कुछ टैक्स भर के आप वो फसल आपकी होगी। इससे सोशल सिक्योरिटी आई रूरल एरिया में, लोगों के पास पैसा आया, सिक्योरिटी आया उसके पास न। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट था रूरल एरिया को डेवलप करने में चाइना के केस में। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वहाँ पे पब्लिक इंटरवेंशन काफी अच्छा रहा, जिसके कारण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो हम देख रहे हैं अच्छा है चाइना का, उसका यही कारण है कि पब्लिक इंटरवेंशन में सरकार का वहाँ पे जो इंटरवेंशन था वो अच्छा था। तो ये सारी चीजें हैं ना फ्रेंड्स इस चैप्टर में, जो हमने तीनों देशों को कंपेयर करके देखा, तो इकोनॉमिकली या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कैसा रहा तीनों देश का। तो फ्रेंड्स ये था लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप क्विजेज जो है इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।